प्लेटो की रिपब्लिक जानते हैं? ये इतिहास की सबसे प्रभावशाली और कह सकते हैं सबसे विवादास्पद किताबों में से एक है। इस किताब में एक ऐसा आइडिया है जिसने सदियों से बड़े बड़े थिंकर्स को इंस्पायर भी किया है और डराया भी है। और बस यही वो टकराव है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सोचिए जरा, 2400 सालों से एक ही किताब को कोई जन्नत का नक्शा बता रहा है तो कोई तानाशाही की हैंडबुक। सवाल ये उठता है कि आखिर एक ही आइडिया इतना कमाल का और इतना खतरनाक दोनों कैसे हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। आज हम प्लेटो के इस महान आइडिया को समझिए कटघरे में खड़ा करने वाले हैं। तो सवाल एकदम सीधा है, प्लेटो का ये जो आइडियल स्टेट है, ये एक परफेक्ट सोसाइटी है या एक परफेक्ट जेल? इस पूरी चर्चा में हम दोनों तरफ की दलीलें देखेंगे, सबूतों को परखेंगे और फिर देखते हैं कि हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अभियोजन पक्ष से, मतलब उन दलीलों से जो प्लेटो के खिलाफ हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लेटो के आदर्श राज्य पर लगने वाले सबसे संगीन इल्जाम को, तानाशाही का इल्जाम। अब इस केस में गवाह कौन है? हमारे पास हैं डनिंग, पॉपर और रसेल जैसे बहुत बड़े क्रिटिक्स। डनिंग कहते हैं कि ये सब सुनने में अच्छा है पर प्रैक्टिकल नहीं है, एक खूबसूरत सपना है जो कभी सच नहीं हो सकता। पॉपर तो एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं, वो इसे सीधी सीधी तानाशाही कहते हैं, जहां एक इंसान की कोई कीमत नहीं, उसे बस स्टेट के लिए कुर्बान कर दिया जाता है। और रसेल, उनके लिए भी ये खूबसूरत धोखा ही है जो हकीकत की जमीन पर टिक ही नहीं सकता। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा इल्जाम है एनलाइटेंड टायरनी का। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो शासक हैं, जिन्हें गार्डियंस कहा जाता है, वो ये मानकर चलते हैं कि उन्हें पता है कि सबके लिए क्या बेस्ट है, और इस सिस्टम में लोगों की आज़ादी को स्टेट के भले के लिए पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। ये गार्डियंस किसी लिखे हुए कानून से नहीं चलते, नहीं, वो सिर्फ अपनी समझदारी के भरोसे राज करते हैं, मतलब अनलिमिटेड, अनकंट्रोल्ड पावर। दूसरा बड़ा आरोप, एक बहुत बड़ी आबादी को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देना। जो प्रोड्यूसर क्लास है, मतलब किसान, कारीगर, जो असल में समाज को चलाते हैं, उन्हें ना तो कोई शिक्षा मिलती है, न ही कोई पॉलिटिकल अधिकार। उनका काम बस इतना है कि वो रूलिंग क्लास को सपोर्ट करते रहें, बस। तो नतीजा क्या होगा? एक ऐसा स्टेट जो अंदर से ही खोखला हो, अपने ही लोगों में बटा हुआ हो। और अब अभियोजन पक्ष के लिए एक ऐसा गवाह आता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, अरस्तु, खुद प्लेटो के सबसे होनहार स्टूडेंट। देखिए, जहां प्लेटो कहते थे कि फिलोसोफर किंग की समझदारी ही सबसे ऊपर है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, वहीं अरस्तु ने एक बिल्कुल अलग बात कही। उनका मानना था कि कोई भी रूलर, चाहे वो कितना ही समझदार क्यों ना हो, वो कानून से बड़ा नहीं हो सकता। तो सबसे जरूरी बात यही है, अरस्तु का ये कहना कि एब्सोल्यूट पावर पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता, भले ही वो किसी बुद्धिमान के हाथ में ही क्यों न हो। उनका मानना था कि कानून इच्छा से अप्रभावित तर्क है। आसान भाषा में कहें तो कानून इम्पार्शियल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन इंसान, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो अपनी इच्छाओं, अपनी भावनाओं से भटक सकता है। तो अब तक की दलीलें सुनकर तो लगता है कि प्लेटो के खिलाफ केस काफी मजबूत है ना? लेकिन क्या हो अगर हम सब प्लेटो को गलत समझ रहे हो? क्या हो अगर ये पूरी बहस ही गलत दिशा में जा रही हो? चलिए अब कहानी में एक ट्विस्ट लाते हैं और एक दूसरा एंगल देखते हैं कि ये तानाशाही का ब्लूप्रिंट नहीं, बल्कि एक मिसअंडरस्टूड डायग्नोसिस है। ये स्लाइड एक बड़ा ही मजेदार आइडिया सामने रखती है, वो ये कि द रिपब्लिक को एक परफेक्ट सोसाइटी का ब्लूप्रिंट मानना ही नहीं चाहिए, बल्कि इसे प्लेटो के जमाने की पॉलिटिकल बीमारियों का एक, कह सकते हैं, एक मेडिकल डायग्नोसिस समझना चाहिए। बार्कर जैसे थिंकर्स कहते हैं कि प्लेटो कोई हवाई किले नहीं बना रहे थे, वो तो अपने दौर के बीमार समाज को देख रहे थे, उसकी जांच कर रहे थे और उसका इलाज बताने की कोशिश कर रहे थे। और देखिए, प्लेटो ने ये सारी बातें हवा में नहीं सोची थी। उन्होंने स्पार्टा और क्रेटे जैसी असली जगहों को देखा था, जहां एक रूलिंग क्लास थी, जहां स्टेट ही बच्चों को पढ़ाता था। उन्होंने बस इन असल चीज़ों को लिया और उन्हें एक फिलोसॉफिकल सिस्टम में ढाल दिया। उन्होंने सवाल पूछा कि अगर इन प्रिंसिपल्स को परफेक्ट तरीके से लागू किया जाए तो एक आइडियल स्टेट कैसा दिखेगा। और ये आइडिया सिर्फ कोई पुरानी कहानी बनकर नहीं रह गया, इतिहास में इसकी झलक हमें बार बार मिलती है। मिसाल के तौर पर मेडिवल चर्च को देखिए, वहाँ पादरी एक तरह से पढ़े लिखे बिना प्रॉपर्टी वाले गार्डियंस ही तो थे जो दुनियादारी से दूर रहते थे। या फिर 16वीं सदी का जेसुएट ऑर्डर जो डिसिप्लिन और सर्विस के लिए जाना जाता था।
और आज भी कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो ये दावा करती हैं कि वो एक चुनी हुई माइनॉरिटी है जो जनता के भले के लिए राज कर रही हैं। अब प्लेटो के बचाव में आते हैं सिबाइन, और वो एक बड़ा ही साइंटिफिक तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि प्लेटो कोई प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट नहीं बना रहे थे, वो तो बस ये बता रहे थे कि एक स्टेट का असली ऑब्जेक्टिव सच क्या होता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे ज्योमेट्री में एक परफेक्ट सर्कल होता है ना, एक आइडिया, और हम दुनिया में जितने भी सर्कल बनाते हैं वो सब इम्परफेक्ट होते हैं, पर हम उन्हें नापते उसी परफेक्ट सर्कल के आइडिया से हैं। बस वैसे ही प्लेटो का आइडियल स्टेट वो परफेक्ट स्टैंडर्ड है जिससे हम दुनिया के असली फ्लॉड देशों को नापते हैं। और इस बात को समझने के लिए ये लाइट हाउस वाला उदाहरण बिल्कुल परफेक्ट है। सोचिए, एक जहाज चलाने वाला कभी लाइट हाउस तक पहुंचने की कोशिश नहीं करता, वो उसका डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन उस लाइट हाउस की रोशनी ही उसे खतरनाक समंदर में रास्ता दिखाती है। बस यही बात है, भले ही हम उस आइडियल स्टेट तक कभी ना पहुंच पाएं, लेकिन उसका होना ही हमें हकीकत के इस तूफानी समंदर में सही रास्ता दिखाता है और हमें हमारे समाज की कमियों को देखने में मदद करता है। तो हमने दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली हैं। एक तरफ इसे तानाशाही का खतरनाक सपना बताया गया, तो दूसरी तरफ एक रास्ता दिखाने वाली रोशनी। तो फिर सवाल ये है कि आखिर में इस आइडियल का असली मतलब, इसकी असली कीमत क्या है? तो नतीजा क्या निकलता है? देखिए, प्लेटो का आइडियल स्टेट एक प्रैक्टिकल पॉलिटिकल रोड मैप के तौर पर शायद फेल हो जाए, शायद हम इसे कभी हासिल ना कर पाएं, और शायद हमें करना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक मॉरल कंपास के तौर पर, एक नैतिक दिशा दिखाने वाले यंत्र के तौर पर यह हमेशा कामयाब रहा है। ये उस तारे की तरह है जिस तक हम कभी पहुंच नहीं सकते, पर जिसे देखकर हम हमेशा सही दिशा में चलते रहते हैं। और नेटलशिप से प्रेरित ये ख्याल हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। वो कहते हैं कि आइडियल की कीमत उसे पा लेने में नहीं, बल्कि उसकी तरफ बढ़ते रहने में है। ये हमें इंसानियत को और बेहतर बनाने का चैलेंज देता है। और शायद यही प्लेटो के आइडियल स्टेट का असली मकसद था, कि एक ऐसे लक्ष्य के लिए कोशिश करते रहना जो कभी हासिल नहीं होगा, ताकि इस कोशिश में हम खुद को थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और इंसाफ पसंद बना सकें।